इनको आके लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए और इनको सीधे इस वक्त रिज़ाइन करना चाहिए। अब बीजेपी की ए टीम या बी टीम सी टीम अब कौन है, अब वो आया हो रहा है। अब इशफाक जब्बार तो नहीं था ना बीजेपी। मुझे उस वक्त यही इल्ज़ाम लगाया गया कि ये एलजी के पास जाता है। अरे एलजी के पास मैं जाता था लोगों के काम के लिए, इलाके की बहबूदी के लिए, मैं तो कोई सौदाबाजी करने नहीं जाता था। जो लोग कल तक मुझे इल्ज़ाम लगाते थे तो आज तो वो सीधे सीधे बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो अब आगे देखिए, और भी आपको अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा लोगों को, लेकिन अपना अपना ही होता है, बाहर का ही होता है। अब जरा के हवाले से हमारे पास खबरें ये मैसल हो रही हैं कि शेख इशफाक जब्बार साहब आने वाले टाइम पे पीडीपी का दामन थामने वाले हैं, इस बारे में क्या राय है? देखिए, लोगों ने वोट दिया इनको बीजेपी को बाहर रखने के लिए, 370 वापस लाने के लिए, 35 से वापस लाने के लिए, कि जो जेलों में हमारे बच्चे हैं उनको बाहर निकालने के लिए। जब ये अपने लिए लग्जरी गाड़ियां ला सकते हैं, जब अपनी कोठियां ये रंग रोगन कर सकते हैं, अपनी तनख्वाहें या मिले अपने लिए रख सकते हैं, तो एक डेलीवेजर को क्यों नहीं रेगुलराइज कर सकते हैं? अब अगर कोई वादा पूरा न किया गया, इशफाक जब्बार साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम तो इनको याद दिलाते रहेंगे। जम्मू कश्मीर की सियासत के साथ साथ गांधरबल की डेवलपमेंट पे बात होगी, और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं JKUM के सदर शेख इशफाक जब्बार साहब। इशफाक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। सबसे पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के अंदर अब सरकार बन चुकी है, ऑलमोस्ट 4 महीने हो चुके हैं, आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ बदलाव आ चुका है? देखिए, जहाँ तक डेवलपमेंट का ताल्लुक है, या जो उन्होंने इलेक्शन में वादे किए थे और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा था कि बीजेपी को अगर बाहर रखना है, और बीजेपी के साथ ये सारी पार्टियां जितने भी विद नेशनल कॉन्फ्रेंस को छोड़ के जितने भी लोग हैं बीजेपी के स्पॉन्सर्ड है, तो अब मुझे लगता है इतना करीब कोई भी आज की डेट में नहीं है दिल्ली के या प्राइम मिनिस्टर के जितना नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग हैं। और डेवलपमेंट का जो उन्होंने वादे किए थे इलेक्शन मैनिफेस्टो में कि आते ही हम बिजली फीस माफ़ करेंगे, 200 यूनिट फ्री देंगे, 12 गैस सिलेंडर्स, और ये जो पकड़ दकड़ का मामला है ये बंद होगा, जो मुलाजमों की बरतरफी हो रही है वो रोक दी जाएगी, जिस तरीके डेलीवेजरों का मसला है, कैजुअल लेबर्स को रेगुलराइज किया जाएगा, SPOs को एनहेंस किया जाएगा, वेजेस या रिक्रूटमेंट ड्राइव शुरू होगी। तो 4 महीने गुजरने के बाद आज की डेट अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। लोग बहुत मायूस है, परेशान है, और अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो आज तक इन्होंने वादे किए अभी तक तो खोखले ही साबित हो रहे हैं। लेकिन अब अभी तक भी हम थोड़ा चाहते हैं कि कम से कम इस सरकार के जब 6 महीने पूरे हो जाए तो उसके बाद हम बाज़ाब्ता तौर अमली तौर मैदान में आएंगे और इनको घेरेंगे एज अपोजिशन। जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करे और इनको हम पूरी तरह फिर एक्सपोज करेंगे। आपने देखा होगा पिछले 3-4 महीनों में हमने कुछ भी नहीं बोला, हम सिर्फ तनकीद बराए तनकीद नहीं करना चाहते। हम अगर तनकीद करेंगे तामीर के लिए, हम वो सियासत पे यकीन नहीं रखते हैं कि हम खाली इनको घेरेंगे इस लिहाज से कि हम अपने पर्सनल गेन्स के लिए नहीं। जो अवाम के साथ उन्होंने वादे किए, जो एक्सपेक्टेशंस अवाम की थी, जो गांदरबल के अवाम ने उमर साहब से तवक्कात रखे हैं, उन्होंने कहा था कि मैं यहाँ अब रहूँगा, हर हफ्ते आया करूँगा, और पूरा बाज़ाब्ता यहाँ एक ऑफिस भी खोल रखा है, और पूरा लोगों को अब कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ग्रीवेंस सेल खोली है। लेकिन आज आप देखिए कि उमर साहब को चाहिए कि वो उस गांव, उस माँ के पास भी पहुंचे जो गुंडरोशन में रहती है, नारायण बाग। अगर कोई वादा पूरा न किया गया, इशफाक जब्बार साहब का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? देखिए, हम तो इनको याद दिलाते रहेंगे, कैसे दिलाएंगे वो तो हमारा काम है। और आप देखेंगे इंशाल्लाह माह मुबारक के बाद जो ही ये आयाम गुजर है, अल्लाह ताला ने चाहा तो एक जामिया प्रोग्राम हमारा लोगों के सामने आएगा, और इनको हम ऐसे नहीं, इनको केक वॉक नहीं मिलेगा ना गांदरबल से न कहीं से कि शायद मत इनको लगता है कि हमने जालसाजी से वोट लिए, और जो इनके MLAs बने या को वो अपने मेरिट पे नहीं बने हैं, वो एक वेव चली थी जो एक गलत तरीके से इन्होंने इल्ज़ामात लगाए थे लोगों पे, तो लोगों ने उस चीज़ को देखते हुए उस वक्त गलत फहमी के शिकार हो गए, और उन्होंने
नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में वोट दे, वरना आज भी देखे उन एमएलए कुछ लोग ऐसे हैं जिनमें कैपेबिलिटी नहीं है चलाने की, जिनको अभी एबीसी का पता नहीं है, ऐसे भी वो एमएलए वो एक वे में आ गए और वो बन गए। लेकिन ये है कि काम करना कुछ अलग चीज़ है और लोगों के साथ जुड़ना और लोगों के काम जो फलाह बहबूद के काम और जो ये सिस्टम को चलाना कोई अलग चीज़ है। और जो अभी माह मुबारक का मुतबरक महीना अब आज से इंशाअल्लाह रहमान शुरू होगा और कल से शुरू होगा, तो हुकूमत से यही हमारी मांग रहेगी, जो इस वक्त इन्होंने बिजली फीस को लेके जो आम सार्फिन को इस वक्त डिस्कनेक्शंस किए जा रहे हैं और जो तंग तलब किया जा रहा है, कम से कम उमर साहब को चाहिए खुदा के लिए इस मुतबरक महीने में ये सिलसिला बंद होना चाहिए। एक गरीब आदमी कहाँ जाएगा इस वक्त जब उसको पास बिजली नहीं होगी, सहरी इफ्तियारी को कैसे वो चलेगा, ठंड है, बारिशें हो रही है, मुश्किलात है। तो जो बुनियादी सहूलियतें हैं कम से कम इस महीने में बहाम होनी चाहिए और ये चीज़ें लोगों तक होनी चाहिए। और ख़ास कर ये बिजली का मामला इस वक्त उमर साहब और उसकी सरकार को देखना चाहिए, ये बंद होना चाहिए। जम्मू कश्मीर की बहबूदी के लिए, जम्मू कश्मीर की तरक्की के लिए मरकज़ के साथ हाथ मिलाना ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक साहब ने इन सब बातों का जिक्र किया, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारा शिनाख्त है, हमारी आइडेंटिटी है। लोगों ने इसके लिए वोट नहीं दिया नेशनल कॉन्फ्रेंस को डेवलपमेंट के लिए, या किसी डेवलपमेंट भी ज़रूरी है, लोगों ने वोट दिया इनको बीजेपी को बाहर रखने के लिए, 370 वापस लाने के लिए, 35 से वापस लाने के लिए, जो जेलों में हमारे बच्चे हैं उनको बाहर निकालने के लिए, जो इस वक्त पकड़ दकड़ हो रही है ये ख़त्म होनी चाहिए। अगर उमर साहब से या फारूक अब्दुल्ला के जो नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं हो रहा, इनको आके लोगों के सामने माफ़ी मांगनी चाहिए और लोगों के सामने आना चाहिए और इनको सीधे इस वक्त रिज़ाइन करना चाहिए। 4 महीना भी बहुत एक अच्छा अरसा होता है कि अपने इम्प्लीमेंटेशन कम से कम 10% भी 20% भी इनका एजेंडा अभी तक इम्प्लीमेंट हुआ होना चाहिए जो इनके हाथ में था। जब ये अपने लिए लग्जरी गाड़ियां ला सकते हैं, जब अपनी कोठियां ये रंग रोगन कर सकते हैं, अपनी तनख्वाहें एमएलए अपने लिए रख सकते हैं, तो एक डेलीवेजर को क्यों नहीं ये रेगुलराइज कर सकते हैं, एक आम आदमी को क्यों नहीं ये राहत दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर के अंदर हर चीज़ पे आज तक सियासत की गई, अब खाली एक चीज़ बचा था, वो है शराब। हर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसमें मजम्मत की, खुसूसन तौर पे पीरी पे सदर महबूब मुफ्ती साहिबा की बात करेंगे, वहीदुर रहमान परा साहब की बात करेंगे, लेकिन इशफाक जब्बार साहब की जानिब से कोई भी टीवी सामने नहीं आया, कोई भी बयान सामने नहीं आया। क्या इशफाक जब्बार साहब ज़ाती तौर पर ये चाहते हैं कि शराब पे बयान होनी चाहिए? देखिए, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताता चलूँ कि 2016 में मैंने बिल लाई थी असेंबली में, शराबबंदी और जो नशे की चीज़ें इन पे पाबंदी लगनी चाहिए। और मैंने वो बिल जब तैयार की थी, मैंने जितने भी मजहबी जमातें हमारे कश्मीर में, मैंने उनसे सलाह मशवरा किया था, चाहे गुलाम रसूल हामी साहब है या दीगर हमारी दीनी तंजीमें, उनसे मशवरा करके मैंने वो प्राइवेट मेंबर बिल लाई थी असेंबली में, शराबबंदी पे पाबंदी। और उस वक्त की सरकार ने उसको रिजेक्ट किया था और उस पर डिस्कशन तक नहीं किया था। और हमने उस वक्त प्रोटेस्ट किया था कि इससे जो एक आपको सिर्फ इस पे नहीं देखना चाहिए कि सरकार को रेवेन्यू आ रहा है या यहाँ अरब में हो रहा है, जिस तरीके से आज इनके लोग कुछ लोग कह रहे हैं कि अरब कंट्रीज़ में जो दीन के ख़िलाफ़ हो, जो हमारी शरीयत के ख़िलाफ़ चीज़ हो, जिससे इंसान के सोचने समझने की सलाहियत ख़त्म होती हो, जिससे हमारे माँ बहनों पे क्राइम, उन पे अत्याचार होते हो, जिससे क्राइम बढ़े, जो हर मज़हब ने उसको मामानियत उस पर की है। तो इस चीज़ से वो चीज़ हमें किस लिए है, तो उस बिल का आज आप भी देखें 2016 में वो बिल आज भी वहाँ पे होगी। तो हमने तो तब भी बात की थी कि इस पे पाबंदी होनी चाहिए और हम तो भरपूर वकालत करते हैं, हम और तरीके से अपने यहाँ जम्मू कश्मीर को रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं, हमारे पास बहुत सारे वसाइल है। तो ये चीज़ें हैं, तो हमारे यही होगा कि अगर ये वाकई चाहते हैं तो वैसे लगते चांसेस बहुत कम है, जिस तरीके से सरकार का रवैया लगता नहीं है कि ये इस पे कोई बात करेंगे। और क्योंकि इनको फिक्र है कि ये जो हमारे पास पैसे आते हैं शराब को जब बेचते हैं, जो ये जहर बेचते हैं या बाकी चीज़ें, तो मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा कर पाएंगे। लेकिन चलिए, अगर करते हैं तो हम इसको अप्रिशिएट करते हैं और हम इसकी भरपूर हिमायत करते हैं कि ये इस पे पाबंदी होनी चाहिए। इशफाक साहब, एक आखिरी सवाल आपसे रहेगा,
इलेक्शन के टाइम पे गांदरबल की आवाम ने JKU को तस्लीम नहीं किया। अब ज़रा के हवाले से हमारे पास खबरें ये मैसल हो रही हैं कि शेख इशफाक जब्बार साहब आने वाले टाइम पे PDP का दामन थामने वाले हैं। इस बारे में क्या राय है? देखिए, ऐसा कोई भी अभी हमारे पास कोई ऐसी बात नहीं है। हमने हमेशा कोशिश की है कि जो लाइक माइंडेड पीपल हो, जो कश्मीर की बका के लिए, कश्मीर की इज्जत के लिए, जो हमारे अपनी आइडेंटिटी है, जो उस पे बात करे, जो उस पे अगर हमें उनसे हाथ जो मिलाना पड़े हम उसके लिए तैयार है। और हमने हमेशा कोशिश की है कि कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर की जो अपनी शिनाख्त जो हमसे छीनी गई है वो हमें फिर से बहाल होनी चाहिए, और उसके लिए हमें कोशिशें करनी है, और हमें एक हेल्दी अपोजिशन का रोल करना है। जिस तरीके से इस वक्त हमें ये देखने को आ रहा है, तो हमें लोगों की बात करनी है, लोगों की बात आगे पहुंचानी है, और अपने अला गांदरबल के लिए काम करना है। और गांदरबल के लिए जिस तरीके से उमर साहब ने बड़े बड़े वादे किए थे, बड़ी बड़ी चीज़ें कही थी, तो अभी तक तो अब तो वो बिल्कुल जो इस तरीके से इन्होंने लोगों के सामने, गांदरबल के लोगों के सामने अपनी टोपी तक डाल दी थी कि आप मुझे एक मौका दे दो, तो गांदरबल के अवाम ने तो उनको अपने सराखों पे बिठाते हुए और उनको एक मौका दिया। लेकिन अब जो गांदरबल के लोग अब जो उनसे तवक्का रखते हैं, तो अभी तक तो हमें लगता नहीं है कि उमर साहब ने कोई भी गांदरबल के जो डेवलपमेंट को लेके, जिस तरीके से जो हमने एक यहाँ खाका छोड़ा था डेवलपमेंट का, जो प्रोजेक्ट्स पाइपलाइन में है, जो हमने अपने पीरियड में या हमारी मैडम DDC साहिबा ने किए थे, मुझे नहीं लगता अभी उन पे कोई काम उमर साहब या उनकी सरकार कर रही है। हाँ, ये खाली रिबन काटने जाते जो हमारे टाइम के काम हुए, चाहे वो अखाल का ब्रिज हो, चाहे वो टाकनवारी का ये जो शालबुक का जिसपे फाउंडेशन स्टोन रखी, रातों रात तो ये प्रोजेक्ट आए नहीं, इनमें सालों लगे, इनमें हमने बहुत मेहनत की है और ये प्रोजेक्ट्स हमने लाए, कुछ इनॉग्रेट हुए। यहाँ और भी बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। अगर उमर अब्दुल्ला साहब चाहे तो हमने यहाँ ऐसे ऐसे हर तहसील लेवल पे हमने ऐसे प्रोग्राम्स रखे हैं, तो उमर अब्दुल्ला साहब को रोज़गार ढूंढने के लिए वहाँ से नौकरियाँ नहीं देनी, गांदरबल में खुद यहाँ अपनी नौकरियाँ यहाँ लोगों को मिल सकती है। लेकिन अगर उन चीज़ों पे ये आगे बढ़ाए जो हमने यहाँ पे जो पाइप जो हमने यहाँ छोड़ी है, वो बदकिस्मती है जो हमने यहाँ लोगों ने हमें, चलिए हमने लोगों का फैसला तो हमें सराखों पे है, लेकिन अगर थोड़ा एक मौका मिल जाता तो वो हम अपने वो प्रोजेक्ट्स यहाँ लोगों के सामने वो हम रोब अमल लाते और उससे हजारों लोगों को यहाँ रोजगार मिलता। आखिर में आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल सिस्टम को करंट में आप कैसे देखते हैं? देखिए, बहुत ही इस वक्त मुझे डार्क नजर आ रहा है जो पॉलिटिकल सिस्टम है। अनसर्टनिटी है हर जगह, हर साइड से। जिस तरीके से इन्होंने इस पूरे सिस्टम को इस वक्त बनाया है, जिस तरीके से आज सरकार आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है वो कहीं ना कहीं बीजेपी की गोद में बैठ ही गई है आधे से ज़्यादा। अब आगे की तैयारी कैसे होगी, क्या होगा और कैसे यू टर्न्स इन्होंने लिए, कैसे इन्होंने जो इनके एजेंडा थे, जो इलेक्शन में जिस तरीके से नेशनल कॉन्फ्रेंस बातें करती थी या उमर अब्दुल्ला तनकीद का निशाना बनाते थे बीजेपी को, और आज वो उस पर कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। चाहे वो मुलाजिमों को बरतरफ किया जा रहा है और उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि ये वेरिफिकेशन में हुआ होगा। आज वो एंडोर्स कर रहे हैं 370 को जो एब्रोगेशन हुआ है, जब वो कहते हैं कि नहीं 370 जाने से यहाँ हालात सुधर गए, मिलिटेंसी कम हुई, हुर्रियत के लोग अब पथराव कम हो गया, तो वो सारा एंडोर्स कर रहे हैं। जो उन्होंने डेलीगेशन ऑफ पावर्स अभी तक तो लोगों के सामने नहीं, वो भी एक एंडोर्समेंट है जो उन्होंने यूटी को तस्लीम किया और 370 को जिस तरीके से। तो कुल मिला के जो ये चीज़ें आज उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं या उनके लोग कह रहे हैं हमें जी स्टेट दे दो, बाकी चीज़ें दे दो, ये तो लोगों को उनसे जब इन्होंने अपना मैनिफेस्टो लोगों के सामने रखा, तब भी ये पता थी उमर अब्दुल्ला या नेशनल कॉन्फ्रेंस को ये यूटी में ही हमें देना है। तो आज जब लोगों से वोट लिए, कुर्सी हासिल की, आप कहते हैं जी अब तक स्टेट नहीं आएगी, हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये तो तब इनको चाहिए नहीं था इलेक्शन लड़ना, इनको सीधे सीधे कहते जब स्टेट आएगी तब हम लड़ेंगे, तब तक हम स्टेट के लिए लड़ेंगे। 370 पहले तो ऑटोनॉमी थी, फिर सेल्फ 53 की पोजीशन थी, अब आते आते अब ये स्टेटहुड पे पहुंच गए। 370 देखिए कितने
यू टर्न्स इन लोगों ने लिए। तो ये लोगों को देखना पड़ेगा कि कैसे लोग इन्होंने क्या किया और कहाँ। अब आज लोगों को सोचना पड़ेगा और खासकर गांधरबल की आवाम को, नौजवानों को, अब बीजेपी की ए टीम या बी टीम सी टीम अब कौन है, अब वो आया हो रहा है। अब इशफाक जब्बार तो नहीं था ना बीजेपी, अब बाकी लोग अब जिस तरीके से ये आज कहते हैं जब मोदी आते तो इतनी तारीफ के पुल बांधे, उमर अब्दुल्ला कहता है आज मौसम भी साफ है, आज खुदा ने भी साथ दिया। तो ये तो आपको देखना पड़ेगा। जब मोदी जी कहते हैं फिर फारूक साहब को मेरा सलाम, हाथ जोड़ के प्रणाम कहना, बाकी चीज़ें करना। तो ये तो एक हिडन एजेंडा इनका पहले से ही इनका ऐलान था जो हम कहते थे, लेकिन लोगों ने उस वक्त शायद हमें झूठ कहा कि मुझे उस वक्त यही इल्ज़ाम लगाया गया कि ये एलजी के पास जाता है। अरे एलजी के पास मैं जाता था लोगों के काम के लिए, इलाके की बहबूदी के लिए, मैं तो कोई सौदाबाजी करने नहीं जाता था। अब तो हम नहीं अब देखिए जो लोग कल तक मुझे इल्ज़ाम लगाते थे तो आज तो वो सीधे सीधे बीजेपी की गोद में बैठे हैं। तो अब आगे देखिए और भी आपको अभी बहुत कुछ देखना पड़ेगा लोगों को, लेकिन अपना अपना ही होता है, बाहर का ही होता है। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ JKUM के सदर शेख इशफाक जब्बार साहब बात कर रहे थे और बाज़ाब्ता तौर पे शेख इशफाक जब्बार साहब ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को तनकीद का निशाना बनाया और साफ तौर पे ये कहा है कि जनाब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन के टाइम पे मैनिफेस्टो में बहुत कुछ रखा था। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने मैनिफेस्टो में 370 भी रखा था, 35A भी रखा था। जेलों में जो लड़के नजरबंद हैं उन पर बात होगी, 12 गैस सिलेंडर फ्री में तस्लीम करेंगे, 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री में तकसीम करेंगे। बहरहाल आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर चीज पे यू टर्न कर रही है और साथ साथ में JKUM के सदर शेख इशफाक जब्बार के साथ हमने गांधरबल की बहबूदी के लिए बात की, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट पे बात की, जम्मू कश्मीर की सियासत पे बात की। आगे भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या कुछ होता है वो भी सबसे पहले आपसे शेयर करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह निगहबान, अस्सलाम वालेकुम।